प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अध्याय 11 आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पौधों में परिवहन। इसके पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से इसमें से सामान्य जानकारियां अर्जित कर ली थी और सामान्य जानकारियों के बाद आज जो हमको पढ़ना है वह पढ़ना है परिवहन के माध्यम से हमको अध्ययन करना है। आपको बताते चलें कि यह टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको अभी तक सिलेबस नहीं मिला है या टीजीटी की तैयारी आप शुरू नहीं की है बायोलॉजी की, तो शुरू कर दीजिए। सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8004109989 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से लेकर के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। के माध्यम आपको पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है, एक सेकंड, कहाँ चला गया ये देखिए, आपका आ जाएगा परिवहन के माध्यम। देखिए, परिवहन करने के लिए यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे माध्यम जो रखे गए, विसरण रखे गए हैं, कुछ और रखे गए हैं, सबके बारे में एक एक करके पढ़ें। पहले विसरण को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विसरण द्वारा गति विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती। कैसी होती? निष्क्रिय होती, यानी सक्रिय गैस नहीं होती, सक्रिय नहीं होती। गति कैसी होती? निष्क्रिय होती है। तथा यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका को कम दूरी तक, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतर कोश की, कह रहा कोशिका से एक कोशिका तक, एक भाग से दूसरे भाग तक कम दूरी तक, ऐसा कह सकते हैं पत्तियों के अंतर कोश के स्थान में बाह्य पर्यावरण में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक की मूवमेंट कर सकता है, इतना कह सकते हैं। बस एक लाइन में इतना पकड़ लीजिए। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। ये लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता, ये पॉइंट आप याद करके रखिए। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता, यानी विसरण में, डिफ्यूजन में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। कह रहा कि जो यहाँ पे अणु विसरण करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र में चले जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर करती है। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होती है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। कह रहा पादप शरीर में गैसीय गति का क्या है, यह एक अकेला माध्यम होता है। कौन? विसरण। ठीक है, विसरण की दर सांद्रता की प्रवणता किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, यानी जो झिल्ली होगी, जिस झिल्ली से गुजरेंगे, उसकी पारगम्यता से डिपेंड करता है। ताप तथा दाब को प्रभावित करता है। और किसको प्रभावित करता है? ताप और दाब को प्रभावित करता है। ठीक है, सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण क्या होता है, ये हमको देखना है, देखते हैं। कह रहा जैसे पहले बताया गया कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। कह रहा विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। यह तो पहले ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करती है। यहाँ से देखिए, कह रहा किसी भी पदार्थ का विसरण, यहाँ किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली की प्रमुख सहभागी लिपिड, यानी जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, उस प्लाज्मा झिल्ली के जो सहभागिता होती है उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करती है। लिपिड्स में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है, यानी जो जल के साथ मिल जाता है, जल के साथ रहता है, मिल जाता है, वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है। ठीक, और जिसका जल स्नेही होते हैं, जो जल स्नेही होते हैं, वो चीज़ें चली जाती हैं। दो होते हैं, जल रागी और जल स्नेही। ठीक है, जल स्नेही, तो जो जल स्नेही होता वो तो आर पार हो जाता है, लेकिन जो जल रागी होता वो आर पार नहीं होता, कठिनता से आर पार कर पाता है। अतः इनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। इनकी गति को क्या करना होता है? सुगम बनाना होता है। ऐसे और जो आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है, वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले
से ही उपस्थित होनी चाहिए। कहाँ से उपस्थित होनी चाहिए? पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए। भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही हो, यह प्रक्रिया ही सुसाद्य विसरण कहलाती। कह रहा उन्हें अगर पहले से प्रोटीन मिल रही है तो यह प्रक्रिया क्या हो रही? सुसाद्य विसरण कहलाती है। ठीक। सुसाद्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार रहने करने से विशिष्ट प्रोटीन मदद करती और इसमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता। कह रहा है देखिए, सुसाद्य विसरण में क्या होता है? पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन होती हैं जो कि मदद करती हैं और इसमें एटीपी ऊर्जा यानी ऊर्जा का व्यय यहाँ पे भी नहीं होता। किसमें? सुसाद्य विसरण में भी ऊर्जा का व्यय नहीं होता। सुसाद्य विसरण निम्न से उच्च, ध्यान से देखिएगा, निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता, अतः इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। परिवहन की गति दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी संभावकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। सुसाद्य विसरण अति विशिष्ट होता है। यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। यह निरोधकों के प्रति संवेदनशील होता है जो प्रोटीन के पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती हैं। अणुओं के आर पार जाने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है। कह रहा है कि अणुओं के आर पार जाने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन जो होती है वह रास्ता बनाती है। कुछ रास्ते हमेशा खुले होते हैं तथा कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं को आर पार जाने की छूट देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया पोरिन। पोरिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती हैं ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणुओं भी उससे गुजर सकें। प्रदर्शित किया जाता है कि चित्र में, नीचे चित्र दिया गया कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया कि बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित हो रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घोड़ित होकर के कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर जलमार्ग जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। ठीक, ये देख लीजिए बना हुआ है। ठीक, अब आपको बताना है निष्क्रिय सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट क्या होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को आर पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करते हैं तब इस विधि को यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट कहते हैं। सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है, अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो प्रोटीन को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वह संतृप्त ही क्यों ना हो। एंजाइम की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती हैं। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होती हैं जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना। अगर यहाँ पे विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना करिए, जैसे देखिए कह रहा है भिन्न भिन्न परिवहन तंत्र की तुलना की गई है। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि झिल्लिका में प्रोटीन सुसाद्य विसरण, झिल्लिका की प्रोटीन सुसाद्य विसरण एवं सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदायी होती हैं। अभी हम टेबल दिखा रहे हैं आपको। तथा इस प्रकार यह उच्च वर्णात्मक होने के समान लक्षण जैसे कि संतृप्त होना, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया तथा हार्मोनी नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विसरण चाहे सुसाद्य हो या नहीं प्रवणता के अनुसार होता है, तब ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। यहाँ पर देखिए कह रहा है ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। देखिए विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता साधारण विसरण में नहीं होती, सुसाद्य विसरण में परिवहन में होती है, सक्रिय परिवहन में होती है। ठीक है,
उच्च वर्णात्मक साधारण विसरण में नहीं होता, लेकिन सुसाध्य विसरण में होता है और सक्रिय परिवहन में होता है। परिवहन संतृप्त नहीं होता, साधारण विसरण में नहीं होता, लेकिन सुसाध्य परिवहन में होता है। ठीक, सक्रिय परिवहन में होता है। शिखरों पर ठीक परिवहन नहीं होता, साधारण विसरण में नहीं होता, लेकिन सुसाध्य परिवहन में नहीं होता। ठीक, और यहाँ पे सक्रिय परिवहन में होता है। उसी प्रकार से एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता साधारण विसरण में नहीं होती, परिवहन ये सुसाध्य परिवहन में नहीं होती। ठीक, लेकिन सक्रिय परिवहन में होती है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। एलटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एटीपी की ऊर्जा होती है इसके सक्रिय परिवहन में आवश्यकता होती कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, ये एलटी में पूछा जा चुका है यह प्रश्न आपसे एग्जाम में। चलिए, पादप जल संबंध आपको पढ़ना है, पादप जल संबंध। तो पादप जल संबंध के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। जीव द्रव्य में हजारों तरह के अणु पानी में घुल जाते हैं। ठीक, और निलंबित रहते हैं। एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का बना होता है। अगर तरबूज की बात करें, एक तरबूज के अंतर्गत 92% भाग किसका बना हुआ है? पानी का बना होता है। ठीक है, तथा ज़्यादातर शाकीय पौधों, ठीक, शाकीय पौधे मतलब हर्बेसियस प्लांट में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होते हैं। यानी 80 से 90 से 85 से 90% क्या पाए जाएंगे? पानी पाए जाएंगे, बाकी जल होता है। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि एक पौधे में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है। काष्ठ वाले भाग में थोड़ा कम होता है और नरम वाले भाग में बहुत ज़्यादा होता है। एक बीज सूखा सा दिख सकता है, परंतु फिर भी उसमें पानी की कुछ मात्रा होती, अन्यथा यह जीवित नहीं रहेगा और श्वसन भी नहीं कर सकेगा। स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका ज़्यादातर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। कह रहा स्थलीय पौधे जो होते हैं प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से ज़्यादातर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर सॉरी माफ करिएगा, मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित कर सकता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने ओजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे की वृद्धि और उत्पादकता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्रायः जल ही होता है। जल विभव या जल अंतःशक्ति। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ अध्ययन को आसान बना देती है। यह जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, द्रव तथा गैस की अवस्था में ये अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र और स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होता है। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज़्यादा जल विभव होगा। यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणुओं में अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज़्यादा ऊर्जा वाले भाग में कम ऊर्जा वाले भाग से होगी। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट जल तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक शब्द साई या ये चिन्ह है, साई का एक चिन्ह है, से चिन्हित किया जाता है और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर जो किसी दाब में नहीं है
पर शून्य माना जाता है। कह रहा परंपरा की अगर हम बात करें तो कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। जब विभव को एक मानक ताप पर जो किसी दाब में नहीं है तो उस कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाते हैं, जल की सांद्रता स्वतंत्र ऊर्जा घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलेय से द्रवीकरण के कारण है, जिसमें विलेय विभव कहा जाता है, जिसे साई यस कहते हैं। ठीक है, साई यस सदैव नकारात्मक होता है। सॉल्वेबिलिटी जो होती है साई की, वो कितनी होती है, नकारात्मक होती है। अंडरलाइन करिए, याद रखिए। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो साई अधिक नकारात्मक होती। वायुमंडलीय दबाव पर विलेय या घोल का जल विभव साई विलेय विभव या साई यस होता है। यदि घोल या शुद्ध जल का वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो इसका जल विभव बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में किस तंत्र में दाब निर्मित होता है? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के किस तंत्र में दाब निर्मित होता है? जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ जाता है और कोशिका की स्फीत बना यानी फुला देता है, यह दाब विभव को बढ़ा देता है। दाब विभव ज़्यादातर सकारात्मक होते हैं। हालांकि पौधे में नकारात्मक विभव या जाइलम के जल खंड में तनाव एक तने से जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को साई पी से चिन्हित किया जाता है। ठीक, साई प्रेशर से चिन्हित किया जाता है। कोशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों ही से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध निम्न प्रकार का होता है, साई एस इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, साई एस इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। परासरण किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, पौधे की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्त से घिरी होती है। इस कोशिका भित्त जल एवं विलेय में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम होती है, अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रीय रसधानी होती, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका में विलेय विभव में भागीदारी करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली या रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम्य झिल्ली के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल को अनुक्रिया से पैदा करता है। परासरण की दिशा, ठीक, परासरण देखिए यहाँ पे परासरण की दिशा व गति दाब प्रवणता में सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव या सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर ना पहुंच जाए। साम्यता पर दो कक्षों का जल विभव लगभग एक समान होना चाहिए। आपने विद्यालय में पहले के चरणों में एक आलू का परासरण मापी यानी ऑक्सोमीटर, परासरण मापी मतलब क्या होता है, ऑक्सोमीटर बनाया होगा। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाता तो आलू का कंद की गुहा में रखा क्या फिर से देखते हैं, यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाता तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा का सांद्र घोल परासरण के द्वारा पानी को एकत्रित कर लेता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक कक्षा के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे इसमें करेंगे। मान लेते हैं कि एक चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है अध्ययन में, जिसमें दो कक्षों आ और बा में रखे गए विलयनों को भरकर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग किया गया। जिस कक्ष में घोल में एक निम्नतर जल विभव है आ में, ठीक, बा में क्या है, इस कक्ष में ए छोड़ दी एक्टिविटी है। आइए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करते हैं, जहां शर्करा के विलयन को एक कीप में लिया गया है जो एक बीकर में रखे गए पानी से वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग है। ठीक, आप इस झिल्लिका का एक अंडे में
आप इस प्रकार की झिल्लिका एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। आप अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छेद करके सारा पीला और श्वेत पदार्थ यानी योक एल्बुमिन निकाल लें और फिर अंडे की कवच को कुछ घंटों के लिए तनु नमक के घोल यानी HCl में छोड़ दें। अंडे का कवच घुल जाएगा और उसकी झिल्ली साबुत साबुत प्राप्त हो जाएगी। पानी कीप की ओर गति करेगा और कीप में घोल का स्तर बढ़ जाएगा। इस प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती। यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाए तब क्या सभी समानता की स्थिति आएगी। कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है ताकि झिल्लिका के माध्यम से कीप में पानी विसरित ना हो। यह दाब पानी को विसरित करने होने से रोकता है। विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की भी आवश्यकता होगी। संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। परासरण दाब में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। जीवद्रव्य कुंचन एक टॉपिक है आपकी, और देखते हैं कितनी टॉपिक बची हुई। हमको लगता है कि 2 ही 3 टॉपिक और बची हैं इसमें। अंतः शोषण है, लंबी दूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो और लगेगा और ये 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका। 2 वीडियो और लगेगा, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे इसको विराम करने वाले हैं और इसके आगे का पोर्शन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में। तो आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।